बली का मतलब ये नहीं है कि बजरंग बली जो है और बजरंग दल दोनों एक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपना पल्ला झाड़ लिया और ये उस देश का हाल है। मैंने आज ही एक चिट्ठी भारत की जो राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको एक चिट्ठी भेजी है। महिला राष्ट्रपति के होते हुए महिला पहलवानों की गुहार नहीं सुनी जा रही, तो मेरा मानना है कि महिला पहलवानों को अब जो है उठकर राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पे जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट रविंद्र कुमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपसे दो सवाल हैं जी। एक तो बजरंगबली का नारा और पहलवानों के साथ लठ मारा, ये दो चीजें हमें कल देखने को मिली। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली के नारे से शुरुआत हुई। मोदी जी का मैंने भाषण भी देखा और बजरंगबली की बात बहुत की जा रही है जब से वहां पर कहा गया कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा। और कल रात हमने दिल्ली में देखा पहलवान जिनकी दिल्ली पुलिस से झड़प हुई सिर्फ एक फोल्डिंग बेड को लेकर। फोल्डिंग बेड वो बिछाना चाहते थे क्योंकि दिल्ली में बारिश बहुत हुई थी। तो दोनों घटनाओं को किस तरह से आप देखते हैं, जनता को बताएं जरा। अगर हम दिल्ली से शुरू करें तो आप देखिए जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं और बेसिकली ये महिला पहलवान बैठी हुई है और महिला पहलवान के समर्थन में बाकी लोग भी आ गए। और अभी हमने हाल में ही देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दिल्ली पुलिस के जो वकील थे तुषार मेहता, जो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल भी हैं, उन्हें ये एश्योरेंस देनी पड़ी कि हम जो है आज पिछली तारीख पर कि हम आज एफआईआर दर्ज कर लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महिला पहलवान है और एक जो नाबालिग है, उसको जो है आप पूरी सुरक्षा देंगे, उनकी सुरक्षा का असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट करने के बाद जो है सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। ये ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में एक आदेश था और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर तो उसी दिन दर्ज कर ली। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस अपनी दूसरी ड्यूटी में कि हम महिला पहलवानों को सुरक्षा देंगे, उसमें पूरी तरह नाकामयाब रही। और सबने देखा कि रात को कल 1:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के जवानों ने महिला जो पहलवान है उनको पीटा और ये भी देखा लोगों ने कि पत्रकारों को भी बुरी तरह जो है बेइज्जत किया, पत्रकारों को घुसने नहीं दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और साक्षी जोशी जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाती है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए, उन्हें मंदिर मार्ग थाने के बाहर ले जाकर अकेला रात को छोड़ दिया और ये कहा कि 2 बजे आप अपने घर जाओ। तो एक तरह का ये रवैया बताता है कि सरकार जो है पूरी तरह से निरंकुश हो गई है और सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था तो अपने हाथ में कायम रखने का आज के समय में औचित्य समझे तो वो समझ नहीं आता। पहले दिल्ली पुलिस का एक नारा होता था कि सदैव आपकी सुरक्षा में, दिल्ली पुलिस आपके साथ। तो अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में जब आपकी सरकार आई तो उन्होंने आपके साथ वाला नारा हटा दिया और अब वो जो अपना नारा बदल लिया। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस का बर्ताव जो है लोगों के साथ अच्छा नहीं है, ये हम कह सकते हैं। मुद्दा ये शुरू हुआ कि महिला पहलवान जो थी वो क्योंकि बरसात हो रही है दिल्ली में और पूरे भारत, उत्तरी भारत में, तो उससे बचने के लिए उनके लिए फोल्डिंग बेड लाने की व्यवस्था की गई ताकि उनकी जो दरियाँ हैं वो भीग गई हैं, तो वो जो है उसके ऊपर बैठ सकें। पुलिस ने उसकी इजाज़त नहीं दी और एक तरह से ये नादिरशाही वाला फरमान है कि हम आपको जो है बरसात में न टेंट लगाने देंगे, न छाते का इस्तेमाल करने देंगे और ना ही आपको जो है दरी की व्यवस्था या खाट की व्यवस्था करने देंगे। तो एक कहावत है जो मैं हमेशा कहता हूँ, हरियाणा की कहावत है, जाटों की कहावत है कि ठाडा मारे, रोने ना दे और खाट छीन ले, सोवण ना दे। तो दिल्ली पुलिस में जो जाट अधिकारी हैं, वो अपनी इस परिभाषा को पूरा करने में लगे हुए हैं कि हम महिला पहलवानों की खाट छीन लेंगे। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज करने के बाद ये बात की थी और अब हम इस मामले को यहाँ बंद कर रहे हैं। अगर किसी को भी कोई रिलीफ चाहिए तो वो निचली अदालत में जाए या हाई कोर्ट में जाए। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपना पल्ला झाड़ लिया और ये उस देश का हाल है। मैंने आज ही एक चिट्ठी भारत की जो राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको एक चिट्ठी भेजी है। आप देखिए देश में महिला राष्ट्रपति के होते हुए दिल्ली में 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवानों की एफआईआर की दुर्गति की जा रही है। जिस व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप है, पॉक्सो का आरोप है और हमारी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति चुनने का फायदा क्या हुआ? एक महिला राष्ट्रपति अगर महिला बेटियों की बात नहीं सुनेगी तो आप समझ लीजिए वो एक कलंक की तरह है। ये बात मैं इसलिए जानबूझकर बोल रहा हूं कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस तरह से सतपाल मलिक ने कहा
कि मुझे राष्ट्रपति से मिलना था, और जब मैं राष्ट्रपति के यहाँ जाने लगा तो रास्ते में मुझे मिला फ़ोन कि आपका जो अपॉइंटमेंट है कैंसल कर दिया है, राष्ट्रपति बिज़ी हैं। और तब उन्होंने आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति किससे मिलेंगी, राष्ट्रपति किसके यहाँ जाएँगी, ये सब जो है प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होता है, सरकार तय करती है। और महिला राष्ट्रपति के होते हुए महिला पहलवानों की गुहार नहीं सुनी जा रही, तो मेरा मानना है कि महिला पहलवानों को अब जो है उठकर राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पे जाना चाहिए, ताकि देश के लोगों को पता चले कि एक महिला के राष्ट्रपति होने से भी महिलाओं का उत्थान नहीं होता। ये सिर्फ एक लिफाफेबाजी है, झूठबाजी है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र है कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया है तो आदिवासियों का कल्याण हो गया है, एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया था तो दलितों का कल्याण हो गया। ये जो लिफाफेबाजी, नारेबाजी ये चलती है, इसके ऊपर इसका पर्दाफाश होना चाहिए और महिला पहलवानों को चाहिए कि वो राष्ट्रपति के दरवाजे पर जाएं और पता चलेगा कि राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया क्या होती है। दूसरी बात, मैंने वही चिट्ठी जो है महिला आयोग को भेजी है। महिला आयोग छोटी-छोटी बातों पर आप देखेंगे खटाक से जो है आदमी को नोटिस जारी कर देता है जी तुरंत आओ। महिला आयोग कर क्या रहा है, किस लिए बना हुआ है? ये महिला आयोग जो है, महिला आयोग के नाम पर कलंक है। मैं 2 बार ये कलंक की बात कर रहा हूँ, एक राष्ट्रपति के लिए और एक महिला आयोग के लिए, क्योंकि इनकी आत्मा जो है मर चुकी है। ये पहलवानों के लिए हित में कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। और मैंने वो चिट्ठी जो लिखी है वो इस बात पे लिखी है कि प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक एक्ट है 2013 का, वो हिंदुस्तान में पास हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी, विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन इस बारे में थी कि जहां महिलाएं काम करती हैं वहां पर अगर उनके साथ यौन दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए। एक सेक्शन जो है बाद में जब इसको कानून बनाया 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने, तब उसमें एक सेक्शन 12(1) में ये प्रावधान है कि जब भी इस तरह की कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत मिलेगी तो उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी, जांच कमेटी बनेगी। और हम देखते हैं कि इस मामले में भी जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसकी जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उन्होंने जब ये शिकायत मिली तो उन्होंने एक जांच समिति 7 सदस्यों की बनाई। लेकिन मजे की बात यह है कि उस जांच समिति की रिपोर्ट के बाद हम देखते हैं कि उसकी कॉपी जो है वो जो अभियुक्त है उसके पास तो मौजूद है और लोगों के पास नहीं है। तो इस तरह की बातें, और जैसे कि हम देखते हैं कि कानून में एक प्रावधान है कि जो पीड़ित महिला होती है बलात्कार के मामले में, पॉक्सो में, उसमें उनका नाम नहीं उजागर होता। उनको हमेशा किसी एक्स लिख दिया जाता है, कभी एम लिख दिया जाता है, कभी कुछ लिख दिया जाता है, क्योंकि अपराध है ये बलात्कार से पीड़ित महिला का नाम उजागर करना। और हम देखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह नाम ले लेकर बता रहे हैं फलानी ने ये कहा, ढिमकी ने ये कहा, और नाम उनका ले रहे हैं, प्रेस में उनका नाम आ रहा है, टीवी चैनलों पे उसका नाम आ रहा है, और इस कानून का भी उल्लंघन सब देख रहे हैं कि देश में हो रहा है। अब आपने जो बात की कि कर्नाटक के चुनाव में, तो वहां हनुमान जी के मुद्दे को लेकर जो है आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि 7 बजे हम जो है वहां पर बजरंगबली के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं बजरंगबली के लिए, तो बजरंगबली भी तो पहलवान थे। सारे पहलवानों के इष्ट अगर कोई है तो बजरंगबली है। हर थाने के बाहर आप देखेंगे कोई मंदिर हो ना हो, हनुमान जी का मंदिर जरूर होता है। हनुमान जी का मतलब है कि वो संकट मोचन है और वो पहलवान है। पहलवान से ये उम्मीद की जाती है कि वो हर दुखी महिला की मदद करेंगे। पहलवान के रूप में बजरंगबली ने सीता माता की मदद की, उनको वो ढूंढ के लाए, उनके लिए उन्होंने लंका में आग लगा दी, उनके लिए उन्होंने पूरा जो है 2 जो पीड़ित आत्माएं थी, राम और सीता, उनका पुनर्मिलन कराया हनुमान जी ने, और हनुमान जी इसलिए जाने जाते हैं। अब कांग्रेस ने जब कहा कि हम जो है, उनका जब घोषणा पत्र मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि वो दल, वो संगठन जो देश में हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हम उन पर प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि देश का संविधान सबसे बड़ा है, देश का कानून सबसे बड़ा है, और जो कानून का सम्मान नहीं करता, कानून का अपमान करता है और देश की एकता और अखंडता को रोक लगाता है, तो हम उन पर बैन लगाएंगे। और नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल पर और पीएफआई जो मुस्लिम संगठन है, दोनों पे उन्होंने कहा कि इन पर और इन जैसे संगठनों पर रोक लगाएंगे। और मोदी जी ने जाकर क्या कहा? मोदी जी ने कहा ये कह रहे हैं भगवान जो हमारे बजरंगबली हैं उनके मंदिर में ताला लगा दी। अब ताला लगाने की बात तो नहीं हुई। बजरंगबली का मतलब ये नहीं है कि बजरंगबली जो है और बजरंग दल दोनों एक हैं, ये दोनों एक नहीं हो सकते। बजरंग दल के नाम पे कोई भी आदमी अपना नाम रख सकता है कि मेरा नाम ये है, जैसे शिवसेना है, शिवसेना वाले भी कह सकते हैं कि हम तो शिव की सेना है। शिव की सेना नहीं है, एक प्रतीकात्मक रूप से आप कह सकते हो। लेकिन जब शिवसेना पे अभी मुकदमा हार गई, अभी हमने देखा कि जो वहां पर जो इस समय सरकार बनी है,
और उन्होंने कहा कि शिवसेना की सारी प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए, तो इसका मतलब भगवान शंकर की प्रॉपर्टी पे हक जता रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये नाम के साथ जो है, जैसे हिंदुस्तान में जब भी आदमी या इस्लाम में लोग नाम रखते हैं तो भगवान के नाम पे या खुदा के नाम पे रख लेते हैं। किसी का नाम आप मोहम्मद देखेंगे, किसी का नाम जो देखेंगे कि वो दूसरा नाम है। हिंदुओं में जो है राम, लक्ष्मण, विष्णु, सीता, पार्वती, ये सब आदमी और औरतों के नाम होते हैं। अब कोई आदमी कहे कि राम जो है बेवकूफ है, तो इसका मतलब कभी ये नहीं कह सकते कि भगवान राम को कोई आदमी बेवकूफ कह रहा है। कोई कह रहा है कि अगर बजरंग नाम का आदमी जो है बजरंग पुनिया का ही जैसे सर फोड़ दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हनुमान जी का सर फोड़ दिया। हनुमान भगवान जो है वो मंदिर में आस्था के प्रतीक होते हैं, उनको सड़क पर लाकर ये जो वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप समझ लीजिए इनका मकसद जो है बजरंग बली के नाम पर लोगों की करुणा नहीं जगाना है। बजरंग बली भक्ति के प्रतीक है। हमेशा पहले जो फोटो आती थी बजरंग बली की, वो हमेशा आती थी और राम की स्तुति में, राम की अर्चना में, राम के नाम पर पूरी तरह से ध्यान मग्न है। अब उन्होंने क्या किया है कि भगवान बजरंग बली को जो है विरोध का, दूसरे का सर फोड़ने का प्रतीक बना दिया है और वो जैसे गदाधारी भीम था, ऐसे ही गदाधारी हनुमान की छवि को लेकर जो है ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो कहा है कि हम जो है बजरंग दल पर, पीएफआई पर या दूसरे जो संगठन है सांप्रदायिक संगठन, उन पे रोक लगनी चाहिए और बजरंग दल का नाम तो बहुत बार जो है बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कहा है कि ये आतंकवादी संगठन है, ये उग्रवादी संगठन है, ये समाज में नफरत फैलाने वाला संगठन है। तो इससे कोई बुराई या भली बात की बात नहीं है। अगर भगवा कपड़े पहनने वाला आदमी किसी की हत्या कर रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि वो साधु की ड्रेस पहने हुए तो उसे बच सकता है, क्योंकि साधु और शैतान में फर्क इस बात का नहीं होता कि उसे कपड़े कौन से पहने हुए हैं। साधु और शैतान में फर्क इस बात का होता है, उसका मंतव्य क्या है, उसका मन क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके कर्म क्या है। अगर उसके अच्छे कर्म है तो हम उसे साधु कहेंगे, अगर उसके कर्म जो है कुकर्म है तो हम उसे शैतान कहेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी चूंकि आज के समय में कर्नाटक पर बड़ी फिसलन भरी राह पर है, तो वो चाहती है कि धार्मिक उन्माद बढ़े और उस वजह से वो अपने धार्मिक पैतरे को लेकर चल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कोई लाभ या फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दोनों जगह की चीजें बताई हैं कि कर्नाटक में क्या कुछ किया जा रहा है और दिल्ली में क्या कुछ किया गया। फिलहाल जनता पे छोड़ देते हैं, लोग नीचे कमेंट करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। रविंद्र कुमार जी से आपकी जल्दी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।